आज हम आदर्श गैस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आइडियल गैस, तथा वास्तविक गैस रियल गैस में अंतर पढ़ेंगे कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या अंतर है। आदर्श गैस और वास्तविक गैस में पहला अंतर ये है कि आदर्श गैस जो होती है, आइडियल गैस, पीवी बराबर nRT समीकरण के अनुरूप कार्य करती है, जहाँ P क्या है? प्रेशर, दाब, V क्या है? वॉल्यूम, आयतन, N क्या है? नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, और R क्या है? गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट, और T क्या है? ताप केल्विन में। R का जो मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन में इसका मान होता है। इसका मान अगर अर्ग में देखें तो 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग डिग्री प्रति मोल होता है। अब वास्तविक गैस जो होता है वो P प्लस n स्क्वायर, P प्लस A/V स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस NB बराबर nRT, जहाँ n क्या है? मोलों की संख्या, इस समीकरण के अनुरूप कार्य करती है वास्तविक गैस। जबकि आदर्श गैस PV बराबर nRT, जिसे आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं, के अनुरूप कार्य करती है। लेकिन वही वास्तविक गैस जो है, इस समीकरण P प्लस A/V स्क्वायर या n स्क्वायर V माइनस NB बराबर nRT समीकरण के अनुरूप कार्य करती है। नंबर दूसरा, हम आदर्श गैस के बारे में जानेंगे। आदर्श गैस सभी ताप और दाब पर पालन करती है, मतलब एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आदर्श गैस पालन करती है। जबकि रियल जो गैस, वास्तविक गैस है, लो प्रेशर निम्न दाब और उच्च ताप हाई टेम्परेचर पर पालन करती है। आदर्श गैस में सभी ताप और दाब पर, कोई भी ताप और दाब पर आदर्श गैस पालन करती है। लेकिन वास्तविक गैस के लिए आपका दाब कम होना और ताप अधिक होना चाहिए। तीसरा नंबर देखते हैं। आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे Z से हम प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 1 होता है। अगर आदर्श गैस के लिए देखें तो यहाँ अगर Z की वैल्यू 1 रख दें तो PV बराबर nRT, अर्थात आदर्श गैस के लिए हमको क्या मिलेगा? PV बराबर nRT, क्योंकि Z की वैल्यू आदर्श गैस के लिए जो संपीड़ितता गुणांक होता है उसका मान 1 होगा। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो हमको कौन सा समीकरण मिलेगा? PV बराबर nRT, जिसे आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। तो आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक, जिसका सूत्र होता है Z बराबर PV बटे nRT, उसके लिए Z का मान 1 होता है। आदर्श गैस के लिए Z का मान 1 होगा। जबकि वास्तविक गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक Z का मान 1 से अधिक, मोर देन 1, और 1 से कम, और लेस देन 1 होता है। आदर्श गैस जो होती है
कि अणुओं का आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आदर्श गैस के अणु जो है आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिससे उनका हम आयतन नहीं निकाल सकते। इसलिए आदर्श गैस के अणुओं का आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, अर्थात आयतन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जबकि वास्तविक गैस जैसे O2, ऑक्सीजन, N2 कि अणुओं का आयतन निश्चित होता है, अर्थात हम ज्ञात कर सकते हैं। 5वां नंबर, आदर्श गैस के अणुओं का आयतन जो होता है गैस के कुल आयतन की तुलना में, आदर्श गैस के जो अणु होते हैं अणुओं का आयतन जो है गैस के कुल आयतन की तुलना में ये नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। आदर्श गैस के जो अणु का आयतन है गैस के कुल आयतन के तुलना में, कंपैरिजन में बहुत नगण्य होता है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। किसके कंपैरिजन में? कुल आयतन की तुलना में। अगर हम आदर्श गैस के कुल गैस का आयतन लें और एक गैस का आयतन लें तो कुल गैस के आयतन की तुलना अगर एक गैस के अणुओं के आयतन से अगर हम तुलना करें तो एक गैस का अणुओं का आयतन बहुत कम होगा इसकी कंपैरिजन में। जबकि वास्तविक गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं होता है। 6वां पॉइंट, आदर्श गैस के अणुओं के जो बीच अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं कार्य करता है। आदर्श गैस के जो अणु हैं उनके बीच न कोई आकर्षण बल, न कोई अट्रैक्शन फोर्स, न रिपल्सन फोर्स कार्य नहीं करता है। जबकि वास्तविक गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। 7वां नंबर, आदर्श गैस के जो अणु होते हैं न्यूनतम, मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन प्रदर्शित करते हैं, जबकि वास्तविक गैस के अणु धनात्मक, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। आदर्श गैस के अणुओं के बीच टक्कर जब होती है तो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। इसका मतलब यह है कि जब कोई दो अणु आपस में टकराएंगे तो टकराने के पहले जो कुल ऊर्जा होगी, जैसे मान लीजिए इस अणु की पहली ऊर्जा E1 है, इसकी A2, तो टकराने के पहले ऊर्जा हो जाएगी, कुल ऊर्जा हो जाएगी E1 प्लस E2। अब जब टकराते हैं तो इनकी ऊर्जा इसमें चली आएगी या तो इसकी ऊर्जा इसमें चली आएगी। मान लीजिए इसमें ऊर्जा E2 हो गई, यहाँ ऊर्जा E2, तब भी ऊर्जा E2 प्लस E1, अर्थात जो पहले ऊर्जा थी और बाद वाली ऊर्जा है वह पुनः उसमें कोई क्षय नहीं हो रहा है, दोनों बराबर है। प्रत्यास्थ टक्कर उस टक्कर को कहते हैं जो टक्कर के पहले जितनी ऊर्जा हो और टक्कर के बाद जितनी ऊर्जा हो, उस टक्कर को हम प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अर्थात इसमें जो पहले ऊर्जा थी E1 प्लस E2 और टकराने के बाद E2 इसमें आ जाएगा, E1 इसमें, अर्थात टकराने के बाद भी कुल ऊर्जा जितनी थी और टकराने के पहले जितनी ऊर्जा थी दोनों बराबर होगी। जबकि वास्तविक गैस के अणुओं के बीच टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ होती है, अर्थात प्रत्यास्थ नहीं होती है, अर्थात इसमें ऊर्जा का कुछ भाग क्षय हो जाता है। टकराने के पहले जितनी ऊर्जा होगी और टकराने के बाद जितनी ऊर्जा होगी उसमें कुछ डिफरेंस, अंतर होगा, जबकि आदर्श गैस के अणुओं के बीच ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद।